हेलो स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सीएफटी टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं। सीएफटी टॉपिक हम पढ़ भी चुके हैं पहले, बट वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमने देखा था। तो नाउ आज हम देखेंगे जो वो होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफटी। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफटी की अगर मैं बात करूं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स किस तरह होता है, ये इस तरह होगा। 4 लिगेंड्स होंगे जो अपना लॉन्चर देंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में कितना रखना है आपको, 4 रखना है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा आपका sp3 और कोऑर्डिनेशन कितना रहेगा 4। कोऑर्डिनेशन 4 का मतलब है लिगेंड्स कितना होंगे, यहाँ पे 4 लिगेंड्स होंगे। ये 4 लिगेंड्स अपना लॉन्च पेयर डोनेट कर रहे हैं किसको, सेंट्रल एटम m को। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, ये देखिए सेंट्रल मेटल मेरे पास जो है एम एन प्लस कर देते हैं, ऑक्सीजन स्टेट रही होगी उस पर 2 3 4 जो भी ऑक्सीजन स्टेट रही होगी एन प्लस मान लिया मैंने। ये डी ऑर्बिटल्स इसके पास है सेंट्रल एटम के पास, जिसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स का वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल एटम के पास डी में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स अपना लोन पेयर जब भी देता है तो लोन पेयर हमेशा अलोंग द एक्सिस ट्रेवल करता है, और अलोंग द एक्सिस ट्रेवल करता है तो उसको जो डी एक्स का वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जिनकी इलेक्ट्रॉन लॉब्स अलोंग द एक्सिस थी उससे रिपल्शन मिलता है। ये ऑक्टाहेड्रल में होता है। बट नाउ यहाँ पे बात करें टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल के अंदर लिगेंड जब अपना लोन पेयर देगा तो लोन पेयर किस में ट्रेवल करेगा, बिटवीन द एक्सिस। और जब बिटवीन द एक्सिस ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 3 ऑर्बिटल्स मेरे पास, dxy, dyz और dxz। dxy, dyz और dxz इन तीनों की लॉब्स बिटवीन द एक्सिस होती हैं। तो लिगेंड्स का जो लोन पेयर आ रहा है वो किसके वे में आएगा, इन तीनों के लॉब्स के वे में आएगा, और उनसे क्या होगा, इसको रिपल्शन होगा। और जब रिपल्शन होगा तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाएगी। और जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, किसके कंपेयर में, इन दोनों के कंपेयर में। तो अभी ये इक्वल थे, अभी ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही इन तीनों के साथ में रिपल्शन होगा तो इन तीनों की एनर्जी बढ़ेगी, इन दोनों की एनर्जी कम रह जाएगी, तो ये स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो आप यहां बोल सकते हो when ligands donate lone pair, when ligands donate lone pair to the central atom, ठीक है, lone pair travel between the axes, so repel by dxy, dyz और dxz। रिपल्शन क्यों होता है वो भी आपको पता है, क्योंकि ये dxy हो या dyz हो या dxz हो, इन तीनों की लॉब्स कहाँ होती है, बिटवीन द एक्सिस होती है। जब बिटवीन द एक्सिस होंगी तो इन तीनों से रिपल्शन होगा, इन तीनों की एनर्जी बढ़ जाएगी रिपल्शन होने पर, और ये जो डी ऑर्बिटल्स मेरे पास स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट्स में। और जब ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई। कौन से ऑर्बिटल्स थे, dxy, dyz और dxz। याद करिए लास्ट लेक्चर में हमने इसका नाम दिया था कुछ, और इसका नाम था आपका क्या, T2G। और नीचे ले जाएंगे आपके 2 ऑर्बिटल्स, कौन से वाले, dx2, y2 और dz2, जिनका नाम था Eg। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये 0.4 से कम होते थे, बट यहाँ पे 0.4 से बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, 0.4 से इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ डेल्टी कर देते हैं हम, और ये 0.6 से डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो मेरे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल्स था 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, T2G ऊपर चली गया, Eg नीचे आ गया, ये बीच वाला सेंटर होगा बेरी सेंटर। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर ऑक्टाहेड्रल में भी हमने ये सीखा था, और
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने यही सीखा, बस इसमें फर्क क्या है, इसमें एनर्जी जो है वो T2G की ज्यादा हो गई है, उसमें एनर्जी ज्यादा किसकी थी, Eg की थी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार कंसिडर करा दूं पूरी बात कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जब भी आपको हाइब्रिडेशन या शेप, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक नेचर, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, या फिर लो स्पिन हाई स्पिन, ये कोई भी चीज मेजर करनी हो तो आप किससे मेजर करोगे, CFT, जो CFT आपने सीखी इससे पहले। जबकि अगर कोऑर्डिनेशन 4 की जब बात आए, तो कोऑर्डिनेशन 4 में CFT यूज नहीं करना है। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने बनाया है। मैं वापस कह रहा हूं, अगर आपको कोऑर्डिनेशन 4 के कोई क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ये 5-6 पॉइंट्स पूछे हैं, तो आप किसका यूटिलाइज करिए, आप VBT का यूज करिए। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब आता है तो आप क्या यूज करेंगे, CFT यूज करेंगे, इस चीज का ख्याल रखिए। हालांकि आप कोऑर्डिनेशन 4 के लिए ये एनर्जी डायग्राम यूज कर सकते हो, लेकिन बट कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आगे से जब भी कोऑर्डिनेशन 4 वाले कोई क्वेश्चंस आए और उसमें आपको कुछ भी निकालना हो, हाइब्रिडेशन वगैरह या शेप वगैरह कुछ भी फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप VBT यूज करेंगे। हाँ, अगर एनर्जी अगर आपको निकालनी हो, CFAC निकालनी हो, क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी हो, तो आप इस डायग्राम का यूज करते हुए निकाल सकते हैं। मैंने सिखाया था आप लोगों को, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, प्लस इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, वो निकलता हमारे पास क्या, देख सकते हो आप, CFAC निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग दे रखा है, इसलिए मैंने करा दिया आपको, बट ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इतना कोई। ठीक है, और एक स्क्वायर प्लेनर का भी एक एनर्जी डायग्राम आता है, ठीक है, बट स्क्वायर प्लेनर का एनर्जी डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वहां से कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं होगा। स्क्वायर प्लेनर का CFT कोई काम करिए आपका, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, इसमें कुछ मैं अब यहाँ पे की पॉइंट्स बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए कुछ की पॉइंट्स है, कुछ की पॉइंट्स याद रखना है इसमें, जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेंगे इसमें क्वेश्चंस बनाने के लिए। पहला की पॉइंट्स तो ये है इसमें, मैं अगर बात करूं उसमें 3D सीरीज सुनी होगी आपने, 3D सीरीज में आप जानते होंगे स्कैंडियम टाइटेनियम से चलता हुआ जिंक तक जाता है, ठीक है, इनको हम 4 थ्रेड भी कहते हैं। एक आता है 4D सीरीज। 4D सीरीज कौन सी होती है, ये, और एक होता है 5D सीरीज। 5D सीरीज कौन सी होती है, ये देखिए, ठीक है। 4D सीरीज 5D सीरीज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 4D सीरीज 5D सीरीज आपने पीरियोडिक में सीखा होगा कि इनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, क्योंकि साइज काफी स्मॉल होता है। जब जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो ये लॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो होगी इनकी, वो ज्यादा होगी। और जब लॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी इनकी 4D सीरीज और 5D सीरीज की। अब इनका जेड इफेक्टिव ज्यादा कब होता है, मैं बता देता हूं। आप 4D सीरीज या 5D सीरीज का कोई भी एलिमेंट लेंगे, उसको एज ए सेंट्रल एटम आप मानेंगे, तो सेंट्रल एटम मानते समय उस पर कोई ना कोई ऑक्सीजन स्टेट आएगा, ठीक है, और जब कोई उस पर ऑक्सीजन स्टेट आता है तो उनको जेड इफेक्टिव और बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा क्योंकि साइज स्मॉल है, तो लॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम बात करें कि आपके पास WFL हो या फिर आपके पास में SFL हो, मतलब आपने लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स ले रखा हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ले रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों ही किसकी तरह बिहेव करेंगे, SFL की तरह बिहेव करेंगे, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे लॉन पे देने की टेंडेंसी बढ़ गई। तो याद रखिए 4D सीरीज और 5D सीरीज, ठीक है, इनके जो एलिमेंट्स होंगे, इनके जो स्टैंडर्ड हम बनेंगे एलिमेंट्स, ठीक है ना, उनका जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, लॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसलिए भले इनके साथ लिगेंड्स WFL हो या फिर SFL हो, किसकी तरह बिहेव करेगा, SFL की तरह, ठीक है। हाँ, 3D सीरीज की अगर बात करूं, 3D सीरीज के अंदर आप WFL हो
या फिर SFL हो, तो किससे चेक करोगे आप? अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करो। ठीक है, इस लाइन के काफी मीनिंग्स है। ठीक है, जैसे मैं बताया था आप लोगों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया कोऑर्डिनेशन 4 की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन 4 वाले अभी हमने देखा, एक टेट्राहेड्रल के लिए मैं आपको CFT डायग्राम बता रहा था, लेकिन मैंने कहा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन 4 के लिए, ठीक है, आपको कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो आप VBT का यूज करिए। ठीक है ना, लेकिन याद रखना ये जो कंसेप्ट लिखवाया की पॉइंट से मैंने, ये VBT हो या CFT दोनों वैलिड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें कोऑर्डिनेशन 4 में, कोऑर्डिनेशन 4 में 99% केस में, मैं फिर कह रहा हूं 99% केस में आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो D8 वाला ही मिलेगा। मैंने कई एग्जाम में क्वेश्चंस आते हुए देखे, उस क्वेश्चंस में कॉन्फ़िगरेशन D8 का ही मिलता है जनरली। तो ठीक है, अगर अब D8 का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, और D8 का भी कौन सा वाला? 3D वाला। कौन सा वाला? 3D वाला। हम बोल सकते हैं 3D8। ठीक है, अब 3D8 कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा? हम बता देते हैं Ni+2। ये देखिए, निकल सुना होगा, निकल। निकल क्या होता है? 3D8 4h2 होता है, और जब Ni+2 हो गया तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, तो क्या बचा? 3D8 बचा। तो याद रखिए 3D8 में जैसे Ni+2 है, अब इसमें अगर हम WFL देखें या SFL देखें, ठीक है, तो ये बताइए आप WFL में क्या पैरिंग होगी? WFL में क्या पैरिंग होगी? नहीं होगी। WFL की तरह काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड्स की तरह ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले में 3D सीरीज वाले में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पैटर्न लगता है, तो वीक फील्ड लिगेंड्स एज ए वीक फील्ड लिगेंड्स ही है, इसमें पैरिंग पॉसिबल नहीं होगी। जब पैरिंग नहीं होगी तो D8 का मतलब समझते हैं D8 कैसा होता है? D8 ये बनाया था मैं, आप देखिएगा, D8 1 2 3 4 5 6 7 8। जब WFL है, पैरिंग होनी नहीं है, तो पैरिंग होगी नहीं तो D ऑर्बिटल्स खाली होंगे? नहीं होंगे, और जब खाली नहीं होंगे तो D से हाइब्रिडेशन स्टार्ट नहीं होगा, फिर कहां से होगा? आगे वाले ऑर्बिटल से। आगे आने वाले ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? S, फिर P3। तो यहाँ पे WFL की प्रेजेंस में Ni+2 का कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp3। ये देखिए, और जब कभी अगर SFL आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आ गया, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ये, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में पैरिंग हो जाएगी। पैरिंग होने का मतलब ये सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन्स जंप करके अगर इस तरफ आ गया तो एक क्या खाली हो गया? D खाली हो गया, और अगर एक D खाली हो गया, एक अगर D खाली हो गया तो हाइब्रिडेशन कौन सा बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी यूज में आएंगे? तो D, और फिर आगे S, फिर 2p, तो कौन सा बनेगा? DsP2। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा DsP2। मैं भी कह रहा हूँ कोऑर्डिनेशन 4 वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको CFT से हाथ नहीं लगाना आप लोगों को, आपको उनको VBT ही अप्लाई करना है। CFT का बस केवल एक एनर्जी डायग्राम बना दिया गया था, NCERT में दे रखा है बस, बट हमारे कोई काम का नहीं है। हमें कोऑर्डिनेशन 4 के क्वेश्चन VBT से करने हैं, मैं VBT अप्लाई कर रहा हूँ उसमें, मैं कोई स्प्लिटिंग करके नहीं कर रहा। ठीक है, WFL पैरिंग नहीं करी इसमें, तो लॉन पेयर आगे वाले ऑर्बिटल्स में आएगा, इसलिए कौन सा हाइब्रिडेशन बना? sp3। और जब पैरिंग हो गई SFL की प्रेजेंस में, पैरिंग हो गई तो D खाली हो गया, तो कौन सा हाइब्रिडेशन बनेगा? DsP2। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे D8 में आगे, D8 में अगर हम 4D8 ले लें या 5D8 ले लें, 4D8 ले लें या 5D8 ले लें, आप बोलेंगे 4D8 या 5D8 क्या होगा? अरे भाई 3D सीरीज में आपने देखा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक। ठीक है, 4D सीरीज में जो भी होंगे, 5D सीरीज में जो भी होंगे, जो भी D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले आएंगे, जो भी D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले आएंगे। अब D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले कौन से हो सकते हैं इसमें? एक तो PD, रुकावट राह में पड़े आगे पूछ जाए, ये PD आएगा, और कौन सा? PT। तो या तो PD हो +2 में, या PT हो +2 में। PT +2 कौन सा वाला होगा? 5D8 वाला, और PD +2 वाला कौन सा होगा? 4D8 वाला। ठीक है, इस दोनों के केस में आप लिगेंड्स WFL लें, या फिर आप क्या लें? SFL, या PT +2 में आप लिगेंड्स WFL लें, या फिर कौन सा लें? SFL लें। ये बताइए, अभी आप लोगों को समझाया मैंने
4D सीरीज और 5D सीरीज के लिए WFLO या SFLO किसके तरह बिहेव करते हैं? SFL की तरह। तो ये बताइए, आप कोई भी लिगेंड्स लीजिए, किसके तरह बिहेव करेंगे? SFL की तरह। और SFL में क्या होगा? पैरिंग। और पैरिंग होते ही एक डी खाली होगा तो हाइब्रिडेशन कौन से आएगा? DsP2। तो इनका हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? DsP। कहने का मतलब ये है 99% केस में आपका कोऑर्डिनेशन 4 वाला जो क्वेश्चन होगा वो जनरली D8 कॉन्फ़िगरेशन वाला ही रहेगा। और D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले कौन से? या तो Ni+2 का, PD+2 का कॉम्प्लेक्स होगा, PT+4 का होगा, सॉरी PT+2 का होगा। ठीक है, PT+2 है ये नए थे, ये PT+2। ठीक है, निकल के केस में WFL हुआ तो sp3 बनेगा और SFL हुआ तो DsP2। लेकिन अगर ये 4D और 5D वाली सीरीज के केस में WFL आए या SFL आए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों किसकी तरह बिहेव करना है? SFL की तरह। तो पैरिंग तो होनी है, तो हाइब्रिडेशन कौन से आना है? DsP2। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये सब चीजें। ठीक है ना, ये क्या समझ में आ गया होगा आप लोगों को? थोड़ा आगे चलते हैं इसमें, देखिए आगे देखिए। अब मैं अगर आगे बात करूं, इसमें दूसरा स्पेशल पॉइंट की बात कर रहे हैं, कुछ मैं टिप्स दे रहा था आप लोगों को। सेकंड पॉइंट है इसका, जब कभी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 या 4 से ज्यादा हो जाए, किसी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 या 4 से ज्यादा हो जाए, मतलब कि उस पे चार्ज कितना आ जाए? +4 +5 +6। तो कहने का मतलब ये है कि उसका जेड इफेक्टिव क्या हो चुका है? जेड इफेक्टिव बढ़ चुका है काफी। आप जानते होंगे जेड इफेक्टिव पीरियोडिक में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जितना ऑक्सीजन स्टेट आएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। और जितना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब जिनका ऑक्सीजन स्टेट, जिन सेंटर एटम का ऑक्सीजन स्टेट 4 या 4 से ज्यादा हो, उनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो इनके साथ में अगर आप SFL लो या WFL लो, ये दोनों ही किसकी तरह बिहेव करेंगे? SFL की तरह। याद रखिए, कहने का मतलब ये है जैसे कि मान लीजिए मैं Fe+4 वाला कोई कंपाउंड लूं जिसमें ऑक्सीजन स्टेट कितना आ रहा है? Fe में +4 आ रहा है, और इसके साथ में मैं वाटर क्यों ना ले लूं, या इसके साथ में मैं और कुछ आपके जो वीक फील्ड लिगेंड्स आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं। तो ये जो वीक फील्ड लिगेंड्स वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? SFL की तरह बिहेव करेंगे। याद रखिए, ठीक है। तो आगे से याद रखना, डिपेंड करेगा ऑक्सीजन स्टेट कितना है। अगर 4 या 4 से ज्यादा है तो WFL को भी क्या मानिए आप? SFL मानिए। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कोऑर्डिनेशन 8 के लिए वैलिड है, सॉरी कोऑर्डिनेशन 6 के लिए वैलिड है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये कोऑर्डिनेशन 6 के लिए वैलिड है। और क्या है ये? CO+3, कोबाल्ट जो है CO+3, ठीक है। इसके साथ अगर लिगेंड्स वाटर है या लिगेंड्स इसके साथ में ऑक्सिलेट है, मैं फिर कह रहा हूं कोबाल्ट के साथ में, कोबाल्ट कौन सा? CO+3 वाला, इसके साथ वाटर है या फिर ऑक्सिलेट है, ये दोनों कैसे लिगेंड्स होते हैं? आप देखिए अपनी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये दोनों लिगेंड्स आपके WFL थे, बट ये क्या थे? WFL थे, बट बिहेव एज SFL। ये SFL की तरह काम करेंगे। तो यहां पे हम कुछ पॉइंट्स वो लिखवा रहे हैं जहां आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, जहां आपको प्रॉब्लम आएगी कि सर ये क्वेश्चंस नहीं बन रहा, हम तो अपना पैटर्न सही लगा रहे हैं। आप बिल्कुल अपना पैटर्न सही लगा रहे होंगे, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल केस मान लो या फिर कुछ अलग से स्पेशल पॉइंट्स मान लीजिए, इनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो जब कभी CO+3 वाला कोई कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, उसमें अगर वाटर है या उसमें ऑक्सिलेट है, तो इनको किसकी तरह बिहेव करोगे आप? एज ए SFL की तरह। आप बोलेंगे सर कोई क्वेश्चंस बता दो, तो क्वेश्चंस बिल्कुल बता दो बेटा। मैं देखो COH2 का होल 6 3+। अब यहां पे आप देखें तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D7 4H2, ठीक है। +3 ऑक्सीजन स्टेट है, तो ये क्या रह जाएगा? 3D6 4H0 रह जाएगा। सही बात है, क्योंकि ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, कोऑर्डिनेशन 6 है ना,
तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आप क्या अप्लाई करोगे? अप्लाई CFT। CFT कैसे अप्लाई करते हैं हम? 3D6 से। EG ऊपर जाता है, याद होगा, और नीचे क्या आता है बताइए बेटा? T2G आता है। ये देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन 6 है, इसलिए मैंने इसमें क्या अप्लाई किया? CFT अप्लाई किया। अब मेरे पास 3D6 है, D6 है। आप बोलोगे सर D6 है और आपका लिगेंड्स कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड्स है। तो आप इस तरह भरिए 1 2 3 4 5 6। आप बोलेंगे सर ये WFL है, तो आप ऐसा भरना पसंद करिए 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास ये EG तो खाली बचा ही नहीं, तो मेरा हाइब्रिडेशन क्या बनेगा फिर? sp3d2। मेरा क्या बनना चाहिए हाइब्रिडेशन? sp3d2, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा? अगर मैं इस पॉइंट को ध्यान में रखूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि CO+3 के साथ में, देखो CO+3 के साथ में अगर वाटर आ जाए गलती से, तो वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा? SFL की तरह। तो यहाँ वाटर आ चुका है, H2 आ चुका है CO+3 के साथ में, तो इसको किसकी तरह बिहेव कराइए आप? SFL की तरह। और जब SFL की तरह बिहेव कराओगे तो D6 से भरोगे 1 2 3 4 5 6। तो बताइए क्या आपके पास EG खाली बचा हुआ? हाँ है। तो EG के 2 ऑर्बिटल्स खाली पड़े हुए, तो क्या हाइब्रिडेशन बनने वाला है आप बताइए यहाँ पे? D2sp3। ये देखिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशल केस आ रहे हैं जहां आपके क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको लगेगा आंसर गलत आ रहे हैं, नहीं, वो आंसर गलत क्यों आ रहे हैं, वो आपको जो पॉइंट्स नहीं पता होंगे इस वजह से होंगे। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 4th पॉइंट आ रहा है मेरे पास में। अगर Mn+2, अगर मेरे पास Mn+2 हो या मेरे पास Fe+2 हो, मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है Mn+2 का या Fe+2 का, ठीक है, और इनके साथ में NH3 लिगेंड है, जो कि क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। पता होगा यहाँ पे एंड डोनर है, तो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह। तो NH3 जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, अगर ये Mn+2 और Fe+2 के कॉम्प्लेक्स में आता है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव एज ए WFL। ये वीक फील्ड लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा। तो एक स्पेशल केस आपको ये भी याद रखना है, इसमें ये किसकी तरह बिहेव करता है? WFL की तरह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें ये ज्यादा केस इतना मुझे नहीं आता, लेकिन तो भी याद रखिए। ठीक है, 5 पॉइंट्स देखिए।